वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना मंडे टू सैटरडे शाम 8 बजे आपकी एक क्लास होती है और इस क्लास में मैं चर्चा करता हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। मेरे भाइयों, सोमवार से शनिवार लगातार 8 बजे ये क्लास चल रही है। पुरानी क्लासेज यदि आप देखना चाहते हैं लक्ष्मीकांत सीरीज की, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब तक हम लोगों ने ढेर सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता, प्रियम्बल प्रस्तावना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, सिटीजनशिप, नागरिकता। इतने टॉपिक आपके हो गए हैं। राइट नाउ जो आपका चल रहा है वो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो लेक्चर 1 है वो हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो लेक्चर 2। इसकी इसके पहले जो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ा था हम लोगों ने फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की विशेषताएं। लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे यानी अनुच्छेद 13 पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू को रिफ्लेक्ट करता है, न्यायिक समीक्षा को रिफ्लेक्ट करता है। अनुच्छेद 13 में मैंने आपको 4 बातें बताई थी, 4 क्लॉजेज मैंने आपको बताए थे। पहला क्लॉज बताया था मैंने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी पूर्व संवैधानिक विधियां। संविधान बनने से पहले का कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा तो शून्य होगा। दूसरा क्लॉज मैंने आपको बताया था पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधान बनने के बाद का कोई कानून जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उस मात्रा तक शून्य होगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकला था कि कोई भी कानून चाहे वो संविधान बनने के पहले का हो चाहे वो संविधान बनने के बाद का हो, जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगा। लेकिन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है विधियां शून्य होंगी, लॉ शून्य होगा। तो विधियों में क्या क्या शामिल होगा यानी लॉ में क्या क्या शामिल होगा, इसमें आपको बताया था मैंने कि वो सारे के सारे कानून जो संसद के द्वारा बनाए गए, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए, या कोई ऑर्डिनेंस हो गया, कोई लॉ हो गया, बाई लॉ हो गया, नियम, उपनियम, नोटिफिकेशन, ये सब इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। हाँ, एक कानून ऐसा है जो 13(3) के अंतर्गत लॉ की डिफिनीशन में नहीं आता है और उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। इसकी कहानी ये है कि संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 क्लोज 3 के तहत लॉ की डिफिनीशन में आएगा या नहीं आएगा। जब ये विवाद उत्पन्न हुआ तो सबसे पहला केस गया सुप्रीम कोर्ट में, शंकरी प्रसाद केस 1951, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये लॉ के डिफिनीशन में शामिल नहीं होगा यानी संविधान संशोधन अधिनियम। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 13(3) के तहत लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा तो संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट में किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन करके उसे रिपील किया जा सकता है यानी समाप्त या बदला जा सकता है। लेकिन फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में, 1967 में गोलकनाथ केस आया। इसकी कहानी मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, फिर अपने हम लोग पहले मौलिक अधिकार पर चलेंगे यानी फर्स्ट फंडामेंटल राइट पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए सवाल ये था कि 13 में जो बार बार ये लॉ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, विधि का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 3 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 13(3) की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकला भाई कि फंडामेंटल राइट में अमेंड कर सकते हैं संविधान संशोधन के द्वारा रिपील कर सकते हैं। लेकिन फिर सज्जन सिंह केस आया, सज्जन सिंह केस 1964 में आया और उसमें यही बात रिपीट हुई। इसमें भी यही बात रिपीट हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 3 यानी आर्टिकल 13 क्लोज 3 में जो डिफिनीशन है लॉ की यानी विधि की परिभाषा है, ये इसमें संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं होगा। अभी तक यही था, लेकिन गोलकनाथ केस आया 1967 में और 1967 में गोलकनाथ केस आया और गोलकनाथ केस में तो गजब जजमेंट आ गया। गोलकनाथ केस में ये बोल दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 3 यानी संविधान संशोधन अधिनियम भी 13(3) का भाग है। कहने का क्या अर्थ है कि संविधान संशोधन अधिनियम विधि की परिभाषा में आएगा और जो बात विधि की परिभाषा में आएगी उससे आप मौलिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो गोलकनाथ केस के बाद से ये निकल कर सामने आया कंक्लूजन कि भाई फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं हो सकता। इसलिए आपके यहाँ एक सवाल पूछा जाता है
कि कौन से केस में यह स्पष्ट हुआ था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। तो गोलकनाथ केस है कि संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते, यानी फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं कर सकते। अब ये गोलकनाथ का जब फैसला आया तो ये तो बड़ा एग्रेसिव फैसला था। इसको बदलने के लिए गवर्नमेंट एक संशोधन लेकर आई, यानी गोलकनाथ के फैसले को चेंज करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार एक संशोधन लेकर आती है, और संशोधन है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसमें इसमें भैया आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया, अनुच्छेद 13 का चौथा क्लॉज ऐड कर दिया गया, और इसमें लिख दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा, वो 13(1) में जो लॉ वर्ड लिखा हुआ है, 13(2) में जो विधि शब्द लिखा हुआ है, 13(3) में जो विधि शब्द लिखा हुआ है, इसका भाग नहीं होगा। यानी जो शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था, जो सज्जन सिंह केस में कहा गया था, उसी बात को फिर से रिस्टोर कर लिया गया। यानी 13 का चौथा क्लॉज जोड़ के यह स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 368 से होता है, वो 13(3) का पार्ट नहीं होगा। यानी अब संविधान में परिवर्तन संशोधन के थ्रू, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन संशोधन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में। ठीक, अब ये बात चैलेंज हुई केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मान्यता दी गई। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया, केशवानंद भारती केस एक ऐसा केस था जिसमें 13 जजेस की बेंच बनी थी। अब तक भारत देश में सबसे ज्यादा जजेस की बेंच अगर किसी केस में बनी है तो वो केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस सबसे ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे के सिद्धांत का अर्थ है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती, यानी मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और मूल ढांचा क्या है, ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। और इसी केशवानंद भारती केस में ये 13 का जो चौथा क्लॉज जोड़ा गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी उसको मान्यता दी गई, उसको लीगल करार दिया गया। ठीक है, और दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए फंडामेंटल राइट में अमेंड हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं छेड़ा जा सकता। तीसरी बात कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 13(3) का पार्ट होगा, तो निष्कर्ष ये निकला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 13(3) का पार्ट नहीं होगा। यानी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की डिफिनीशन है, इस लॉ की डिफिनीशन में सारे कानून आएंगे, बस एक कानून नहीं आएगा, वो है संविधान संशोधन अधिनियम। जब संविधान संशोधन अधिनियम इसके दायरे में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट को रिपील कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट कम कर सकते हैं, यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा सकता है। तो ये था आपका आर्टिकल 13 जो हम लोगों ने कल देखा था, थोड़ा मैंने आज आपको और विस्तारित कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने पहले मौलिक अधिकार पर, और पहला आपका फंडामेंटल राइट है, दैट्स योर राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी यानी कि आपका ये समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेके 18 तक है, यानी 14 से लेके 18 तक है। इसमें हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। 14 जो कि कानून के राज को स्थापित करेगा, 15 जो कि भेदभाव दूर करेगा, 16 जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी अगर कोई निकले तो सबको पार्टिसिपेशन का मौका देगा, 17 जो कि छुआछूत का अंत करेगा, 18 जो कि उपाधियों का यानी टाइटल्स का अंत करेगा। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 14 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 को समझने से पहले अपने को एक बात ये समझनी होगी कि किसी भी समाज में यदि आपको समानता स्थापित करनी है, कहीं भी किसी भी सोसाइटी में अगर आपको समानता स्थापित करनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि सबको बराबर मान लीजिए, सभी को इक्वल मान लीजिए। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सबको बराबर मान के समानता स्थापित की जा सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। सबको बराबर मान के समानता कुछ मामलों में स्थापित की जा सकती है, लेकिन हर मामलों में नहीं हो सकता। हर मामलों में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। महिलाओं की परिस्थिति अलग है, SC ST की परिस्थिति अलग है, विकलांग दिव्यांग की परिस्थिति अलग अलग है, जो लोग गरीब हैं उनकी परिस्थिति अलग है, जो लोग सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनकी परिस्थिति अलग है। तो सिचुएशन अलग है, तो एक जैसा कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है ना? तो इसीलिए कुछ मामलों में सबको इक्वल मान के समानता स्थापित की जाती है, एक सिद्धांत ये है। बाकी मामलों में जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, यानी जैसी
सिचुएशन वैसा ट्रीटमेंट। कोई ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा टैक्स लेंगे, कोई कम कमाता है तो कम टैक्स लेंगे। सबसे एक बराबर टैक्स लेके हम समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 14 में आप देखेंगे कि ये दोनों तरीकों को आर्टिकल 14 में अडॉप्ट किया गया। आर्टिकल 14 में ये दोनों तरीकों को अडॉप्ट किया गया। आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट हैं। आर्टिकल 14 कह रहा है कि स्टेट किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड विधियों के समक्ष समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब आर्टिकल 14 सिटीजन और एलियन दोनों के लिए है, यानी आर्टिकल 14 नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो कॉन्सेप्ट है। विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है मेरे भाई? विधि के समक्ष समता का अर्थ यह है कि ऑल मैनर ऑफ पीपल, सभी प्रकार के व्यक्तियों को कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे आलिया भट्ट है, चाहे सलमान खान है, हर प्रकार के व्यक्ति को कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि ये एक तरीके की निगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा इसलिए है, बाइंडिंग है राज्य के लिए। राज्य किसी को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, निगेटिव सेंस में लिखा है। स्टेट सेल नॉट डिनाई, यानी राज्य किसी को वंचित नहीं करेगा। राज्य विधि के समक्ष समता से मना नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है? ऑल मैनर ऑफ पीपल, सभी प्रकार के व्यक्तियों को ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष, सामान्य कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, नो प्रिविलेज। किसी को कोई विशेषाधिकार यानी किसी को कोई प्रिविलेज नहीं होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 14 की अवधारणा कानून के राज को स्थापित कर रही है, तो मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि भाई कानून के राज का तो अर्थ यही है ना कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आपने कानून को तोड़ा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो विधि का शासन है प्रोफेसर डाइशी का, रूल ऑफ लॉ को क्या आर्टिकल 14 एग्जीक्यूट करता है? जी हाँ। तो समझिएगा, सबसे पहला सिद्धांत समझिए मैंने क्या कहा। आर्टिकल 14 में सबसे पहला सिद्धांत यह है कि राज्य किसी को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ से वंचित नहीं करेगा। मतलब विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, चाहे अधिकारी, कर्मचारी, आलिया भट्ट, सलमान खान, नरेंद्र मोदी, विपुल त्रिपाठी, आप। किसी को कोई प्रिविलेज नहीं होगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये सबको बराबर मानने की अवधारणा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सिद्धांत पर चलता है कि सबको क्या माना गया? बराबर। कॉमन लॉ के समक्ष, ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। दूसरी अवधारणा, तो क्या सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से हम समानता स्थापित कर सकते हैं? नहीं, इस कॉन्सेप्ट से हम समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, समाज में सबकी सिचुएशन अलग अलग है। ऐसे में दूसरा कॉन्सेप्ट है जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, और इसे कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि राज्य को इसे इंश्योर करना है, राज्य को इसे सुनिश्चित करना है। ये अमेरिका से इंस्पायर है। जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, क्या? जैसी सिचुएशन वैसा ट्रीटमेंट, यानी जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। कोई ज्यादा कमाता है तो ज्यादा टैक्स लेंगे, कम कमाता है तो कम टैक्स लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना है, जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार में परिस्थितियों का जो वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन जो है सिचुएशन का, वो रीजनेबल यानी तार्किक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने परिस्थिति डिसाइड की कि ये गरीब है ना? ये गरीब है, ये अमीर है। तो ये गरीब है, ये अमीर है, तो ये गरीब होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला गरीब नहीं है फिर भी उसको सब्सिडी दे दे रहे हो, गरीब नहीं है फिर भी उसको सिलेंडर दे दे रहे हो, गरीब नहीं है फिर भी उसको 5 किलो अनाज दे दे रहे हो। ठीक है, तो परिस्थितियां रिजनेबल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। तो रिजनेबल क्लासिफिकेशन, तार्किक वर्गीकरण के साथ जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार को स्थापित करने का प्रयास राज्य करेगा। स्कॉलरशिप देना, सब्सिडी देना, स्पेशल प्रोविजन देना, स्पेशल एक्ट बनाना, महिलाओं के लिए स्पेशल एक्ट बना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट,
तभी बन पाया, ये कॉन्सेप्ट है। रिजर्वेशन दिया गया तभी हो पाया जब ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो ये सब ना होता। स्पेशल ट्रीटमेंट अगर किसी को साथ किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, स्पेशल लॉज अगर बन पा रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से बन पा रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 14 का दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जैसी सिचुएशन वैसा ट्रीटमेंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन मेरे भाई, आप समझ जरूर गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि धरती बिना अपवादों के नहीं है। इस धरती पे अपवाद और चुनौतियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी, चाहे कुछ और देखने को मिले, चाहे कुछ और देखने को न मिले। तो आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस में मेरे भाइयों, राष्ट्रपति और राज्यपाल, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि जिस समय वो अपने पद पर हैं उस समय उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, जिस समय वो पोस्ट पर है। हाँ, सिविल का अगर कोई व्यक्तिगत मामला है, दीवानी का अगर कोई व्यक्तिगत मामला है, क्रिमिनल मतलब समझते हैं, चोरी डकैती हत्या, सिविल मतलब जर जोरू जमीन वाले मामले। तो सिविल का अगर कोई मामला है वो भी व्यक्तिगत, तो 2 महीने की पूर्व सूचना देकर वो चलाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल का कोई भी कार्यवाही नहीं चलेगी। ये एक तरीके की इम्यूनिटी है, ये एक तरीके की उन्मुक्ति है। ये देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ध्यान में रखते हुए इनको ये छूट प्रदान की गई। साथ ही साथ आप विदेशी शासक, कोई भी विदेशी शासक यहाँ आएगा, या कोई अम्बेसडर है, या यूनाइटेड नेशन के अधिकारी हैं, डिप्लोमेट्स हैं, तो उनको गिरफ्तारी नहीं देते। अरे भाई, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन को हम दूसरे देशों के साथ इंश्योर कर सकें। अगर हम विदेशी शासकों को गिरफ्तार कर लेंगे या हम डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार करेंगे तो हमारे वाले भी तो हो सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है कि हमारे साथ विदेशों में कुछ ऐसा ना हो सके, इसलिए हम उनको उन्मुक्ति, इम्यूनिटी यानी छूट देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये सिविल के मामलों में इनको कुछ छूट मिली है। जब आप संसद पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को सिविल के मामलों में ये छूट मिली है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है, जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो जब सत्र चल रहा है तब, और उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद, ठीक है, बिफोर 14 डेज और आफ्टर, यानी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब सेशन चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है सिविल के मामलों में सांसद और विधायकों को। क्रिमिनल के मामलों में नहीं, क्रिमिनल के मामलों में आज गिरफ्तार कर लो, सबको कर सकते हो, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, किसी को किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 31C, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 31C ये है कि आगे चल के संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे, और संविधान का भाग 4 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। तो आर्टिकल 39B और C में जो बातें लिखी हैं उनको लागू करने के लिए 14 का उल्लंघन हो सकता है, 14 का उल्लंघन हो सकता है। इसको आगे सब समझेंगे तब समझ में आएगा, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये कुछ अप अपवाद हैं आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस हैं, जैसे संसद को छूट मिली हुई है कि भाई संसदीय कार्यवाही को चाहे तो पब्लिश करे और चाहे तो पब्लिश न करे। तो आर्टिकल 14 के ये एक्सेप्शंस है, लेकिन हर एक्सेप्शन का अपना एक रीजन है। जैसे अब सांसद विधायक के लिए आप सोच रहे होंगे कि सांसद विधायक को क्यों छूट दी गई, तो देखो भाई, सिविल के मामलों में अगर सांसद को आप गिरफ्तार करोगे तो किसको न्याय मिलेगा? किसी एक व्यक्ति को, किसी एक इंस्टीट्यूशन को, किसी एक समूह को, है ना? लेकिन जब वो संसद में है तो संसद द्वारा किए गए उसके कार्य से, या संसद में उसके बैठे रहने से, या संसदीय कार्यवाही में वो अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो किसी एक को नहीं बल्कि करोड़ों को न्याय मिल रहा है, पूरे भारत को न्याय मिल रहा है, क्योंकि संसद पूरे भारत के लिए काम कर रही है, फॉर द पीपल वर्क कर रही है। तो कलेक्टिव वेलफेयर को हमेशा इंडिविजुअल वेलफेयर पर प्रायोरिटी दी जाती है, सामूहिक कल्याण को हमेशा व्यक्तिगत कल्याण पर प्रायोरिटी दी जाती है। इस वजह से ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आर्टिकल 15 पर आते हैं। तो आर्टिकल 15 के देखो मेरे भाई 6 क्लोजेज हैं और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी। तो आर्टिकल 15 क्या है कि अलग अलग आधारों पर भेदभाव को प्रतिषेध करता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात आर्टिकल 15 करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 एक मूवी है, आपने देखी होगी, देखो ये उसी मूवी का ये पिक्चर है। तो आर्टिकल 15 एक ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टेड है और सिटीजन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टेड है, यानी राज्य के खिलाफ भी संरक्षण मिला है, व्यक्ति के खिलाफ भी संरक्षण मिला है। फीचर पढ़ाते समय, जब मौलिक अधिकार का फीचर मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ ही संरक्षित नहीं है,
फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट यानी व्यक्ति के खिलाफ भी प्रोटेक्टेड है। कैसे समझते हैं? आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि राज्य 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य को मना किया जा रहा है कि राज्य किसी नागरिक के साथ, किसके साथ? नागरिक। 14 में क्या लिखा था? व्यक्ति। तो 14 सिटीजन, एलियन, विदेशी, देशी दोनों के लिए था। लेकिन 15 में क्या लिखा है? नागरिक। और जब नागरिक शब्द लिखा रहता है तो दैट मीन्स कि आर्टिकल 15 इज ओनली फॉर सिटीजन, यानी 15 सिर्फ नागरिकों के लिए मिला है। और 15 का पहला क्लॉज ये कहता है कि नागरिक के साथ 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। कौन से 5 आधार हैं? प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग यानी जेंडर, सेक्स के आधार पर, जाति यानी कास्ट के आधार पर, मूल वंश यानी रेस। मूल वंश, मूल, रेस, मूल सिर्फ देखो नस्ल जिसे आप कहते हैं, नस्ल सिर्फ भैंसिया में ही नहीं होती है, नस्ल आदमियों में भी होती है। अफ्रीकी मूल, मंगोलियाड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, काला गोरा पीला नीला हरा गुलाबी। तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन, तो ये 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 का पहला क्लॉज है। लेकिन अगर 15 का सेकंड क्लॉज देखेंगे तो 15 का सेकंड क्लॉज सिटीजन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है। 15 का दूसरा क्लॉज कह रहा है कि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ इन पांचों आधारों पर, इन्हीं 5 आधारों पर, यानी रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, किसी रेस्टोरेंट के उपयोग को लेकर, कुएं के उपयोग को रोके, तालाब, स्नान घाट, ठीक है, इसका उपयोग और यहां पर प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। बस ये सार्वजनिक होना चाहिए। अगर कोई भी तालाब या कुआं राज्य के द्वारा फंडेड है, कोई प्राइवेट है तो आप भेदभाव करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका प्राइवेट तालाब है, आप मत जाने दीजिए। आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल है, आप अकेले तैरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को मत ध्यान दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेस है जो पब्लिक प्लेस है, या कोई रेस्टोरेंट है, कोई पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह है, या कोई भी कुआं, तालाब, नलकूप स्टेट के द्वारा फंडेड है, चाहे पार्शियली चाहे फुल्ली, तो वहां पर उसके उपयोग में, उसके एक्सेस में, उसके यूज में, उसकी पहुंच में एक सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 का जो सेकंड क्लॉज है वो सिटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है। अब यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने ये देखा कि भाई आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज और आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज, ये दोनों क्लॉज समानता, सबको बराबर मान रहे हैं। लेकिन क्या इससे समानता स्थापित की जा सकती है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल भेदभाव एकदम समाप्त कर दोगे तो नहीं स्थापित की जा सकती, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। इसीलिए आर्टिकल 15 में अब एक्सेप्शन ऐड किए जाएंगे कि कुछ विशेष प्रावधान भी कर सकते हैं। और जब स्पेशल प्रोविजन करेंगे तो ये बाधा नहीं बनेंगे। ये लिखा जाएगा कि 15 का पहला और 15 का दूसरा, इसमें बाधा नहीं बनेगा। तो क्या भाई अगले प्रोविजन क्या किए जाएंगे? तो अगले प्रोविजन ये किए जाएंगे एक्सेप्शन। जैसे आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज कह रहा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। है क्या? डेफिनेटली है। महिलाओं के लिए लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन मिला हुआ है, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है। महिलाओं को स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रायोरिटी अलग अलग जगहों पर दी जाती है। बच्चों के लिए आपने देखा होगा पॉक्सो बना हुआ है, ठीक है, जो बच्चों को शोषण से बचाने के लिए है। तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की परिस्थितियां सबके जैसी नहीं है। तो ये 15 का थर्ड क्लॉज है। चौथा क्लॉज 15 का क्या है? तो 15 का फोर्थ क्लॉज जो आपका है, इसके पीछे की कहानी ये है कि एक पहले क्या हुआ था कि अंग्रेजों के ज़माने से ही भारत देश में एजुकेशन में रिजर्वेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिल रहा था। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिल रहा था जातिगत आधार पर, एससी एसटी को। तो ऐसे में एक चंपाकम दोराईराजन केस आया सुप्रीम कोर्ट में। चंपाकम दोराईराजन ने चैलेंज कर दिया इस बात को ग्राउंड बनाते हुए कि आर्टिकल 15 जब कह रहा है कि जातिगत भेदभाव नहीं होगा, तो कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन आप कैसे दे सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि चंपाकम दोराईराजन केस में मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन मिल रहा था, जो आरक्षण मिल रहा था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी उसको कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के खिलाफ। तो दोबारा उस जजमेंट को पलटने के लिए और संविधान में ये बात लिखने के लिए एक संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उस संशोधन में ये लिखा गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एसवी एंड ईबी,
यानी जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, और जो लोग आर्थिक रूप सॉरी माफ कीजिएगा, आर्थिक नहीं लिखा है भाई, आर्थिक तो बाद में आएगा, जो लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं यानी एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। तो 15 का चौथा क्लॉज यही था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, यानी आरक्षण दिया जा सकता है। तो 15 के फोर्थ क्लॉज से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यानी सरकारी संस्थान है, तो सरकारी संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। सरकारी संस्थानों में प्रवेश में रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया 15 के फोर्थ क्लॉज से। अब जब फोर्थ क्लॉज से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रास्ता साफ हुआ तो प्राइवेट में भी डिमांड होने लगी। इस वजह से 15 का फिफ्थ क्लॉज जोड़ा गया, 15 का पांचवा क्लॉज जोड़ा गया ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और इससे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रवेश में रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर दिया गया। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद अभी 103वां संविधान संशोधन, इसको तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ईडब्ल्यूएस है ना, मोदी गवर्नमेंट, 15 का छठा क्लॉज जोड़ा गया, और 15 के छठे क्लॉज से ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया सरकारी और प्राइवेट दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस में। ठीक है, तो आर्टिकल 15 को थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि आखिर आर्टिकल 15 क्या है। तो आपने ये देखा मेरे भाई कि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 15 के सारे क्लॉजेज मैं एक बार आपको मौखिक रूप से बता देता हूं, जैसे आप ना भूलें। 15 का फर्स्ट क्लॉज ये कह रहा है कि भाई स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है कि राज्य 5 आधारों पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सेकेंड क्लॉज सिटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, सिटीजन किसी अन्य के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 का थर्ड क्लॉज कह रहा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करा जा सकता है। 15 का फोर्थ क्लॉज ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण का रास्ता साफ किया। इन्होंने कहा SBEB, सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। ठीक है, 15 का फिफ्थ क्लॉज जो है, 15 के फिफ्थ क्लॉज ने क्या किया, 15 का पांचवा क्लॉज ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण का रास्ता साफ हुआ प्रवेश में। SBEB यानी सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक पिछड़ा और शैक्षिक पिछड़े के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, यानी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, 15 का छठा क्लॉज EWS से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हुआ, कहाँ, शिक्षा में। तो आर्टिकल 15 जो है एक तरीके से एजुकेशन में भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहाँ, आर्टिकल 16 पर। अनुच्छेद 16 क्या है आपका, तो 16 है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता मीन्स कि अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी यदि कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यदि कोई सरकारी नौकरी निकलती है, तो उसमें सबको पार्टिसिपेशन का राइट होगा, सबको पार्टिसिपेशन का राइट होगा, यानी सबको भागीदारी का अवसर मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबको नौकरी, इसका मतलब ये है कि फॉर्म भरने का मौका सबको मिलेगा, और फॉर्म भरने का मौका देने में इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। 15 में 5 आधार थे, यहाँ 7 हो गया। एक, रेजिडेंस, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उद्भव यानी वंश जिसे आप कहते हैं, डिसेंट, इस वंश के हैं, उस वंश के हैं, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सेक्स, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रेस, मूल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी यहाँ 7 है। तो 16 का सेकंड क्लॉज यही कह रहा है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी सरकारी नौकरी अगर निकलती है, तो सरकारी नौकरी अगर निकलती है तो उसमें पार्टिसिपेशन में इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इसको देख के तो यही लग रहा है कि सबको बराबर कर दिए, कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इसको अगर पढ़ो तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। लेकिन सबकी परिस्थिति अलग अलग है, तो अब 16 में एक्सेप्शन जोड़े जाएंगे, और उन्हीं एक्सेप्शंस के थ्रू, उन्हीं अपवादों के थ्रू आरक्षण का रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो देखिए आगे के अब एक्सेप्शंस पर आते हैं। ये जो अपवाद आपको दिख रहे हैं, ये अपवाद एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये, इसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं।
एक तरफ कहा जा रहा है कि जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और एक तरफ पिछड़ी जातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन, पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक भेदभाव है, इसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य समानता लाना है, ना कि इसका उद्देश्य असमानता लाना है। ठीक है, तो 16 का थर्ड क्लॉज आप पढ़ेंगे तो 16 का थर्ड क्लॉज कह रहा है कि स्टेट कैन क्रिएट ए क्राइटेरिया ऑफ रेजिडेंस, यानी निवास की शर्त आरोपित की जा सकती है, यानी निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। यानी आप पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ, मैं किसी राज्य का हूँ, आप किसी राज्य के हैं, तो उस राज्य में अगर कोई नौकरी जनरेट हुई तो पता चला मुझे नहीं पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, आप उस राज्य के हैं तो आप ही को मिला। तो ये जो निवास के आधार पर अलग कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ आप नौकरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन ये शक्ति कौन देगा? ये शक्ति पार्लियामेंट देगी, यानी संसद देगी ये शक्ति। ठीक है, तो ये 16 का तीसरा क्लॉज है। 16 का चौथा क्लॉज क्या कह रहा है? 16 का चौथा क्लॉज कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग, यदि कोई वर्ग पिछड़ा है, ठीक है, कोई वर्ग पिछड़ा है और इसका प्रतिनिधित्व, इसका रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में नहीं है, ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, यानी आरक्षण का प्रावधान नौकरियों में दिया जा सकता है। दो शर्तें हैं, पहला वर्ग पिछड़ा होना चाहिए यानी बैकवर्ड होना चाहिए, दूसरी शर्त ये कि रिप्रेजेंटेशन न हो यानी प्रतिनिधित्व न हो। प्रतिनिधित्व न होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी जगह पर 1000 लोग रहते हैं और यहाँ पर कुल 100 नौकरी निकली, इस 1000 में 300 लोग एससी हैं। अब 300 लोग एससी हैं तो इसका मतलब 30% एससी हैं, है ना? 30% एससी हैं तो भाई जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें भी तो इनका हक होना चाहिए। अगर 100 नौकरी निकली और एससी की जनसंख्या 30% है तो इसमें 30 नौकरियों में भी तो एससी होने चाहिए। तो इसको प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। भाई संसाधनों पर सबका हक है ना, सबका समान हक है, कोई योग्य हो, योग्यता यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई व्यक्ति पिछड़ा है, कोई व्यक्ति किसी जाति का है, कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हक तो सबका है ना। अब हाँ, अब किसी संसाधन को, किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता हासिल करना जरूरी है, लेकिन हक है ना, योग्यता हासिल करने के बाद तो हक मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे में मेरे भाई प्रतिनिधित्व न होने की वजह से यही बात है कि भारत का रिपब्लिक नेचर प्रभावित होता है, भारत की डाइवर्सिटी के साथ धोखा होता है कि भारत देश में विविधता, और विविधता का प्रतिनिधित्व तो हर जगह होना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर जगह होना चाहिए। तो ऐसे में जिस जनसंख्या में आप हैं उस जनसंख्या में आपको नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो वही बात कही जा रही है कि अगर वर्ग पिछड़ा हो और रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व न हो, वर्ग पिछड़ा हो और रिप्रेजेंटेशन न हो यानी प्रतिनिधित्व न हो, तो ऐसे में रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ये 16 का चौथा क्लॉज है। ठीक है, 16 का पांचवा क्लॉज यहाँ नहीं लिखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 16 का पांचवा क्लॉज ये है कि भाई रिलीजन को भी यानी धर्म को भी क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, धर्म के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशन में। जैसे आप जानते हैं, जैसे मान लो किसी ऐसी जगह पर नियुक्ति है, मार्कर के साथ क्या हुआ, ये भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है माहौल, हाँ, जादू हो जाता है यहाँ पर। चलो, तो मैंने आपसे क्या कहा, रिलीजन कैन बी ऑल्सो क्राइटेरिया। जैसे मान लो कोई भी किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में नियुक्ति होनी है जो कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन से रिलेटेड है, किसी धार्मिक संस्था में अपॉइंटमेंट होनी है। अब किसी एक रिलीजन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है और उसमें अपॉइंटमेंट किसी दूसरे रिलीजन के व्यक्ति की करेंगे तो कैसे सेटल होगा, है ना, कैसे मैनेज होगा? तो ऐसे में यदि किसी धार्मिक संस्था में, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नियुक्ति होनी है तो वहां धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये पांचवा क्लॉज है। छठा क्लॉज बाद में जोड़ा गया, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, यानी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा छठा क्लॉज जोड़ा गया, और जिसमें ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसको 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये 16 के 6 क्लॉज हैं जो आपने देखे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 16 के छठे क्लॉज, फिर उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग कौन और कैसे इनके आरक्षण का रास्ता थोड़ा साफ हुआ उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं 16 के सारे क्लॉजेस क्लियर कर देता हूँ। 16 का पहला क्लॉज कह रहा है कि सबको समान अवसर होगा, नौकरी निकलेगी तो। सेकेंड क्लॉज कह रहा है कि राज्य नौकरी का फॉर्म भरने के समय यानी पार्टिसिपेशन में स्टेट 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 का तीसरा क्लॉज कह रहा है कि निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है।
16 का चौथा क्लॉज कह रहा है कि कोई वर्ग पिछड़ा है और उसका रिप्रेजेंटेशन नौकरी में नहीं है तो रिजर्वेशन का प्रोविजन हो सकता है। 16 का 5वां क्लॉज कह रहा है कि धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। धर्म भी क्राइटेरिया हो सकता है लेकिन धार्मिक संस्थानों में। 16 का छठा क्लॉज आपका 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन सरकारी नौकरियों में किया गया। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो फॉरवर्ड क्लास का है इसके लिए किया गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो आपने देखा कि पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो यहाँ सवाल ये है कि पिछड़ा वर्ग कौन है ना। तो आरक्षण और मंडल कमीशन से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बड़ा ट्रेंडिंग है आपके लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, इससे सवाल भी बनते हैं। तो 16 के चौथे क्लॉज में जो आपने देखा था कि एक पर्टिकुलर टर्म लिखा हुआ था कि पिछड़ा वर्ग, वर्ग जो पिछड़ा है, तो पिछड़ा वर्ग कौन, तो पिछड़ा वर्ग में मेरे भाई एक तो पहले से तय था एससी एसटी। ठीक है, ये डिसाइडेड है कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा। इसके अलावा कौन सा वर्ग ऐसा है जो पिछड़ा है, तो इसके लिए पिछड़ा वर्ग कौन, इसके लिए सबसे पहले इस बात की जांच के लिए 1953 में एक कमीशन बना जिसका नाम हुआ काका कालेलकर आयोग, या इसे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से जानते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल ग्राउंड पे बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन इनकी रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद जनता पार्टी आई 1979 में और 1979 में सेकंड बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ, इसीलिए इसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। मंडल कमीशन ने क्या कहा, मंडल कमीशन ने कहा कि भारत देश में लगभग 3000 ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से क्या हैं, पिछड़ी हैं, सोशली बैकवर्ड हैं और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। इन्होंने कहा कि लगभग 3000 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। इन जातियों को 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और इन्हीं जातियों को आप देखेंगे कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया। कुल पिछड़ी जातियां 3747 यानी 52% हैं, ये अदर बैकवर्ड क्लास हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग इन्हीं को कहा गया और कहा गया कि इनको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। शुरुआत में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रही, इसके बाद उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन बाद में 1990 में भारत देश में एक सरकार आई जिसे वीपी सिंह गवर्नमेंट के नाम से आप जानते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। बड़ा विरोध हुआ था जब इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया था, तो बहुत कुछ ज़्यादा ही विरोध हुआ था, लोगों ने अपनी मार्कशीट जलाई थी, आत्महत्या आत्मदाह तक का प्रयास लोगों ने किया था। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन 27% ओबीसी रिजर्वेशन को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, बीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में 1990 में पिछड़ी जातियों में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया। अब जब ये 27% आरक्षण दिया गया तो उसके बाद बीपी सिंह गवर्नमेंट के बाद जो दूसरी सरकार आई वो आई नरसिम्हा राव सरकार। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी 1991 में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है फॉरवर्ड क्लास में, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास में भी डिमांड होने लगी कि भाई फॉरवर्ड क्लास में भी तो लोग पिछड़े हैं और आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं वो सोशली और एजुकेशनली भी पिछड़े हैं, तो इन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया किसको, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उन्हों। ठीक है, और 27% रिजर्वेशन जो वीपी सिंह ने दिया था वो कंटिन्यू रहा। अब ये सारी चीजें यानी नरसिंह राव सरकार के द्वारा जो 10% रिजर्वेशन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया था, खासकर फॉरवर्ड क्लास यानी जनरल क्लास में, उसे और ओबीसी को जो ये 27% रिजर्वेशन दिया गया, इसको एक केस में चैलेंज हुआ ये, और उस केस का नाम है आपका क्या, इंदिरा शाहिनी केस। इंदिरा साहनी केस में ये बातें चैलेंज हुई। इंदिरा साहनी केस एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। पहली बात तो इंदिरा साहनी केस में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, मुझे ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा साहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, बल्कि आरक्षण का उद्देश्य है समानता को स्थापित करना। दूसरी बात, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि भाई आरक्षण एंट्री पॉइंट पर मिलना चाहिए, प्रमोशन पे नहीं मिलना चाहिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी वाला एक्सेप्ट कर लिया। चौथी बात, ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था फॉरवर्ड क्लास के आर्थिक रूप से पिछड़ों को, यानी जिस जो आज ईडब्ल्यूएस देखते हैं,
ठीक है, वो पहले भी दिया जा चुका था, लेकिन इंदिरा साहनी केस में कैंसिल, यानी 10% रिजर्वेशन जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया गया था, फॉरवर्ड क्लास के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया था, उसको इंदिरा साहनी केस में ये कहते हुए कैंसिल कर दिया गया कि आर्टिकल 15-16 में कहीं आर्थिक पिछड़ा की बात नहीं की गई है, वहां सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा की बात की गई है, इसलिए इसे कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट जब देगी तो मोदी गवर्नमेंट 15 और 16 में छठा क्लास जोड़ के देगी। बाद में जब मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो 15 में छठा क्लॉज जोड़ा जाएगा शिक्षा में आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए, और 16 में छठा क्लॉज जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण जो दिया गया था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी एबॉलिश कर दिया इंदिरा साहनी केस में। पिछड़े वर्ग के लिए जो 27% आरक्षण था, इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन 50%, हाँ ये एक बड़ी बात बोली, हालांकि बाद में इसे संविधान संशोधन करके बदल दिया जाएगा, लेकिन यहां इंदिरा साहनी केस में इन्होंने बोला कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण सिर्फ एंट्री पॉइंट पर मिलना चाहिए, यानी आरक्षण सिर्फ शुरुआत में मिलना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, यानी पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि ये दोनों बातें आज नहीं है। 50% से ज्यादा वाली बात को भी बाद में बदल दिया गया, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी बदल दिया गया, और दूसरा प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की ये बात जो इंदिरा साहनी केस में कही थी, इसको संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदल दिया गया। तो यहां पर आप ये देखेंगे, दो बातें आपको याद रखना है कि ओबीसी रिजर्वेशन को इंदिरा साहनी केस में एक्सेप्ट कर लिया गया। इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है इंदिरा साहनी केस में, लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो जनरल वाला है उसके आरक्षण को इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, ये संवैधानिक नहीं है, इसीलिए देखो ये बाद में मिलेगा संशोधन करके। इन्होंने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। हाँ, क्रीमी लेयर के सिद्धांत को इन्होंने एक्सेप्ट किया। पिछड़ी जातियों में, एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं है, ओबीसी में क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार परत, मलाईदार परत मतलब ओबीसी में, पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग जो मलाई खाते हैं, पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, यानी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, अभी इस समय की लिमिट 8 लाख है, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि ये बहुत कम फॉलो होता है, ये बड़ी चुनौती है। तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा? जो क्रीमी लेयर है ओबीसी में, ये आज भी लागू है। तो खैर, इसके आगे आपको बस दो बात समझनी है। दो बात आपको ये समझनी है भाई कि सरकार ने क्या किया, कि इधर आपको मैं बताता हूं कि सरकार ने 77वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, और ये जो आपका प्रमोशन वाला रिजर्वेशन है, इसको फिर से रिस्टोर किया, यानी प्रमोशनल रिजर्वेशन को फिर से रिस्टोर किया, इंदिरा गांधी जजमेंट को बदला। साथ ही साथ 50% वाले क्राइटेरिया को भी बढ़ाया गया 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रमोशनल रिजर्वेशन आज भी है, 50% वाला क्राइटेरिया भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ क्रीमी लेयर को लेकर कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक समिति बनी जिसका नाम हुआ रामनंदन समिति का गठन हुआ। ठीक, और साथ ही साथ अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया था। ठीक, कि पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, पिछड़ा वर्ग से संबंधित अगर कोई शिकायत है उसे सुनने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई थी। लेकिन यह संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बात और समझ लीजिएगा कि इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब पढ़ने लगेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी अगर इस पे बहुत ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो आर्टिकल 16 वाली बात मैंने बताई वो आपको समझना है। एक बार मैं फिर से आपको सारी बातें समझाता हूं, ठीक, जैसे कि चीजें क्लियर हो जाएं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। 15 में आपने क्या पढ़ा? पहला क्लॉज पढ़ा, दूसरा क्लॉज पढ़ा, तीसरा क्लॉज पढ़ा, चौथा क्लॉज पढ़ा और पांचवा क्लॉज पढ़ा। ठीक है, छठा क्लॉज बाद में जोड़ा गया जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। फॉरवर्ड क्लास के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। 16 में आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट क्लॉज पढ़ा आपने, सेकंड क्लॉज पढ़ा आपने, थर्ड क्लॉज पढ़ा आपने, 16 का फोर्थ क्लॉज आपने पढ़ा, फिफ्थ क्लॉज और 16 का छठा क्लॉज। 16 का छठा क्लॉज भी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया। इसमें 10% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में फॉरवर्ड क्लास के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया। ठीक, 16 के चौथा क्लॉज कह रहा था पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन। पिछड़ा वर्ग कौन, इसके बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बताई।
ठीक, तो इसी से रिलेटेड वो कहानी आपकी थी जो आपने सुनी। तो आई होप आपने ये सेशन देख के आपको मज़ा आया होगा। आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक लास्ट बात समझ लीजिए कि 103वां संविधान संशोधन, अभी मैंने बताया उसी को रिपीट कर रहा हूं, कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जिसके द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया गया, नया आर्टिकल बोला गया 16 का छठा क्लॉज, और इसी के द्वारा नया आर्टिकल जोड़ा गया 15 का छठा क्लॉज। 15 के छठे क्लॉज के द्वारा एजुकेशन में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिला, और 16 के छठे क्लॉज के द्वारा नौकरियों में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी करिएगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर कि व्यूज कम होने की वजह से कृपया सेशन बंद मत करिएगा। बड़ा मन में बड़ा सुनने के बाद भावनात्मक रूप से मुझे ऐसा लगा कि कैसा दौर है ये यूट्यूब की दुनिया का, कि सारा खेल क्राउड पे डिपेंड करता है। उनकी बात में सच्चाई थी, कहीं ना कहीं एक दर्द उनका नज़र आ रहा था कि व्यूज कम हो जाएंगे तो सेशन बंद हो जाएंगे, फ्री में पूरी पॉलिटी पढ़ने का मौका मिल रहा है, कैसे सीख पाएंगे। तो मेरे भाई, जो मैं पढ़ाता हूँ ये लक्ष्मीकांत सीरीज है, लक्ष्मीकांत की बुक से रिवाइज कर लिया करिए। जितना मैं पढ़ाऊँ उसको ज़रूर रिवाइज कर लिया करिए। मेरे अकेले पढ़ाने से नहीं, आपके रिवाइज करने से चीज़ें बनेंगी, और इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी सॉल्व किया करिए। सवाल मैं सुबह 7 बजे कराता हूँ, तो उस सेशन को आप अटेंड किया करिए और सवाल भी सॉल्व किया करिए। सुबह 7 बजे मैं 4 सवाल में 40 बातें बताता हूँ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों सेशन देखा करिए। हालांकि मैंने अब आपसे वादा किया है माफ करिएगा, कि पूरी पॉलिटी पढ़ानी है, तो मैं पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा, वादा निभाऊंगा। हाँ, बस एक बात ज़रूर है कि हाँ, कहीं न कहीं डिमोटिवेशन होता है, ये बात मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं एक प्रेशर सीरीज़ को बंद करने के लिए आएगा, जब कम होगा क्राउड तो। आप लोग चाहें तो कभी कम नहीं होगा, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो जीवन में कभी क्राउड कम नहीं होगा, हिट होगा सीरीज। बस आपको चाहना है, कैसे चाहना है आप इसे डिसाइड करिए, कि कैसे आप इसे स्टेटस करेंगे, कैसे स्टोरी करेंगे, कैसे टेलीग्राम पे भेजेंगे, कैसे लर्नर्स के बीच भेजेंगे, कैसे आप इसे लोगों तक फैलाएंगे। चलिए, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, बाकी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बाधा ना आई जिस बाधा से मैं न लड़ पाया, कभी कभी कुछ प्रबंधकीय बाधाएं ऐसी आती हैं जिन बाधाओं से लड़ना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर मान लो मैं लड़ ले गया तो बहुत अच्छी बात है, न लड़ पाया तो माफ करिएगा। खैर, अभी चलता रहेगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, कि यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 1100 प्लस घंटे की क्लास करके आप पूरा कंप्लीट अपना तैयार करना चाहते हैं, है ना, 1100 प्लस घंटे की क्लास के साथ प्री और मेंस का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, और पूरा प्री और मेंस का सिलेबस तो 1100 प्लस घंटे की क्लास के साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्री का एक क्रैश कोर्स भी, मेंस का एक आंसर राइटिंग कोर्स भी, मेंस का एक आंसर राइटिंग कोर्स भी, किताबें अपने घर चाहते हैं आप, एनसीईआरटी का भी एक कोर्स चाहते हैं आप, तो आप हमारे आरंभ प्लेटिनम के साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? आरंभ के प्लेटिनम बैच में एनरोल करने के लिए आप जाइए studyIQ.com पर। studyIQ.com पर जब आप जाएंगे तो आपको पॉपुलर कोर्स जैसा दिखेगा, ठीक है। देखिए, studyIQ.com पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, यहाँ पर आरंभ आपको दिख रहा है। आरंभ में क्लिक करके आप बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे यदि आप कॉल करेंगे, देखिए रोज़ मेरे साथ होता है, मैं यूपी क्लिक करता हूँ, जम्मू कश्मीर क्लिक होता है डेली, है ना, विशेष प्यार है मेरा। देखो, अब की बार यूपी आना चाहिए। ये देखिए, 9289996923, 9289996923। इस पे आप क्लिक, इस पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, मेरा नाम बता सकते हैं, ठीक है, पूरी काउंसलिंग आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ से बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाने के लिए आएगा। हर फैकल्टी का अपना एक कोड होता है, मेरा भी है भाई, वी एल लाइफ, ठीक है। अगर ये कोड आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोड आप किसी का भी लगाइए, किसी भी फैकल्टी का लगाइए, लेकिन आप कोड लगाते हैं तो इससे आपका एक प्रेम जाहिर होता है। बस इतना सा है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।